नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा सिद्धि में स्वागत है। मैं डॉक्टर दुबे। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक शोध में परिकल्पना को परिभाषित करते हुए अच्छी परिकल्पनाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक शोध में परिकल्पना शब्द अंग्रेजी हाइपोथीसिस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है हाइपो अर्थात संभावित और थीसिस यानी चिंतन, अर्थात समस्या के लिए जो संभावित चिंतन हम करते हैं वही परिकल्पना होता है। परिकल्पना को पूर्व चिंतन भी कहा जाता है, अर्थात किसी शोध समस्या के संभावित उत्तर उसकी परिकल्पना है। ये कई हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको बम्बई जाना है, तो बम्बई जाने के लिए हम सोचेंगे कि मान लीजिए हमें कल पहुंचना है, तो यदि हम अपने वाहन से भी जा सकते हैं तो कैसा रहेगा। यदि हम बस से जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। यदि हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें कितनी देर लगेगी या कितना खर्चा आएगा। ये सभी जो चिंतन है ये परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है, या इन्हीं को जब कथन के रूप में कहते हैं तो ये सब परिकल्पनाएं बन जाती हैं। कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना एक कल्पनात्मक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों में संबंध बताता है। मान लीजिए एक कथन मैं बोलती हूँ कि यदि माता पिता लड़ाई झगड़ा घर में करते हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इसमें माता पिता के झगड़े जो हैं वो क्या हो गए, चर हो गए, और बच्चों के बिगड़ने की जो दर है वो भी एक चर हो गया। तो माता पिता का झगड़ा स्वतंत्र चर, और उसके द्वारा बच्चे पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो आश्रित चर होगा। अब इसके संबंध में अगर हम इसमें से परिकल्पना का अगर हम निर्माण करते हैं तो परिकल्पना में हम कह सकते हैं कि माता पिता के झगड़े का बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होता है, या माता पिता के झगड़े का बच्चों के बनने पर पूरा प्रभाव पड़ता है, या बिगड़ने पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कई सारे चिंतन, ये सभी परिकल्पनाएं होती हैं। गुड तथा हेड के अनुसार परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि माता पिता के झगड़े का बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, तो कभी कभी झगड़े का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि बच्चे बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो खूब पढ़ाई करते हैं, और कभी कभी बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है इसका असर और नेगेटिव भी हो सकता है। लुम्बर्ग के अनुसार परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच की जानी है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोधकर्ता के लिए आधार बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो फिर उनके परीक्षण में ही सारा शोध हमारा होता है। अर्थात परिकल्पना एक कथन के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो दो या दो से अधिक चरों का संभावित उत्तर होती है, या दो या दो से अधिक चरों में संबंध बताती है। अच्छी परिकल्पनाओं की विशेषताएं। परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर होती है। परिकल्पनाएं कई हो सकती हैं, पर ऐसी परिकल्पना चुनना चाहिए जिसमें हमारी समस्या का उत्तर मिले और वो उत्तर भी सरलतम हो। दूसरा है परिकल्पना परीक्षण योग्य होना चाहिए, अर्थात परिकल्पना जो हम बना रहे हैं वो विषय से संबंधित होना चाहिए जिसका हम परीक्षण कर सके। यदि विषय से संबंधित नहीं होगी तो हम परीक्षण कैसे करेंगे, वो परीक्षण करेंगे भी तो हमारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगला है परिकल्पना तर्क संगत और सरल होना चाहिए। समस्या कथन और उसके आधार पर बनाई गई परिकल्पना में एक सरल तार्किक संबंध होना चाहिए, अर्थात निरीक्षण से यह ज्ञात हो कि परिकल्पना समस्या कथन का ही एक अंग है, अर्थात समस्या कथन का ही एक चिंतन है। परिकल्पना अल्पव्ययी होना चाहिए या अपव्ययी नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें खर्चा, इसके परीक्षण में हमको कम खर्च लगना चाहिए, कम श्रम लगना चाहिए, या हम इसकी ये भी कह सकते हैं कि इसका परीक्षण आसानी से हो जाए। अगला है मात्रात्मक मापन योग्य होना चाहिए। परिकल्पना के संदर्भ में मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रह कर संभव होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कहा कि माता पिता के झगड़े का बच्चों की प्रगति पर जो असर पड़ रहा है, इसको यदि हम परीक्षण करना चाहते हैं तो इसके परीक्षण में हम ऐसे घरों को चुन सकते हैं जिनमें माता पिता की बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, या स्लम एरिया में जाकर के हम इस तरह के घर ढूंढ सकते हैं, मतलब हम मापन उसका कर सकें। सभी परिकल्पनाओं में आपस में संगति होना चाहिए, अर्थात परिकल्पनाएं जो हमारी समस्या कथन से उत्पन्न हो रही हैं वो सभी आपस में संबंधित होना चाहिए।
जैसे कि मैंने अभी बताया कि माता पिता के झगड़े का असर सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिकल्पना किसी सिद्धांत से समर्थित होना चाहिए। उत्तम परिकल्पना किसी सिद्धांत के द्वारा किसी न किसी रूप में समर्थित होना चाहिए या उसका विरोध भी होना चाहिए। दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात परिकल्पना में निहित अंग पहले से स्पष्ट होना चाहिए जिससे उनका परिभाषीकरण किया जा सके। अलग अलग व्यक्तियों का धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर अनुसंधानकर्ता किस धारणा के लिए परीक्षण करने जा रहा है ये बात स्पष्ट होना चाहिए। परिकल्पना विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात उसकी विशेषता पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि लड़के और लड़कियों में भिन्नता की बात करें तो भिन्नता साहित्यिक देखना चाहते हैं कि यांत्रिक देखना चाहते हैं कि वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि शारीरिक देखना चाहते हैं कि शारीरिक शक्ति का देखना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम होती है। इसमें कोई दिशा निर्देश स्पष्ट न होने के कारण अनुसंधानकर्ता बिना किसी पूर्वाग्रह के शोध करता है, अर्थात हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे पास उत्तर क्या आएगा, तो जो आंकड़े हम लेते हैं या जो परीक्षण हम करते हैं वो बिल्कुल अनबयास्ड या कुछ भी हो सकता है। जब हमारे शून्य परिकल्पना हमने की तो हमारा नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह का उत्तर आ सकता है, इसलिए हम आंकड़े बिल्कुल सही एकत्रित करते हैं। अगला है परिकल्पना भविष्य कथन करने से समर्थ होनी चाहिए। कर्लिंगर के अनुसार इसमें ठोस, वस्तुनिष्ठ और सत्य परिणाम प्राप्त होना चाहिए। परिकल्पना किसी शोध विधि द्वारा परीक्षणीय हो। परिकल्पना के किसी भी एक शोध विधि द्वारा परीक्षणीय होना चाहिए, चाहे यह भ्रमणात्मक हो, चाहे अनुभवात्मक हो या प्रयोगात्मक हो या प्रश्नावली के द्वारा हम इसको परीक्षण करें या साक्षात्कार के द्वारा कर सके, तो ये परीक्षणीय होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य विशेषताओं को ही चुना है। ये कुछ स्रोत हैं कि पुस्तक अनुसंधान परिचय, लेखक पारसनाथ राय, पेज नंबर 72-73। दूसरा है पुस्तक अनुसंधान विधियाँ, DN श्रीवास्तव की।